नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी बिहार। मैं हूं प्रशांत रंजन। इस वक्त मंथन कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम न्यू इंडिया यानी संकल्प से सिद्धि के बारे में बात करेंगे। आज इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए, इसके नए अद्यतन सूचनाओं से अपने दर्शकों को अवगत कराने के लिए हमारे साथ डीडी बिहार की स्टूडियो में उपस्थित हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री संजीव कुमार जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। जी, नमस्कार। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है कि न्यू इंडिया संकल्प से सिद्धि के अंतर्गत जो योजनाएं चल रही हैं, जिसमें अगले कुछ सालों में न्यू इंडिया यानी नया भारत बनाना है, जहां सबके लिए समृद्धि हो, सबके लिए वैभव हो, राष्ट्र की प्रगति हो, राष्ट्र की समृद्धि हो और पूरे विश्व में भारत एक समृद्ध और सशक्त राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाए। इसको धरातल पर उतारने के लिए, इसको पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने 2014 से ही कई प्रयास शुरू कर दिए। जैसे कि धीरे धीरे कई योजनाएं आती गईं। आयुष्मान भारत योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जिसको कौशल विकास बोलते हैं, मुद्रा योजना, जनधन योजना, सौभाग्य, उज्ज्वला इत्यादि। इन सारी योजनाओं ने किस प्रकार से देश के महानगरों से लेकर भारत के गांवों में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक के जीवन में प्रभाव छोड़ा है। न सिर्फ प्रभाव छोड़ा है बल्कि उनके जीवन को के स्तर को ऊंचा उठाया है। इन सारी बातों की चर्चा हम विस्तार से करेंगे संजीव जी के साथ प्रश्नोत्तर के माध्यम से। चलिए करते हैं उनसे पहला प्रश्न। संजीव जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने देश के गाँवों को, शहरों को देखा है, ख़ासतौर से बिहार को के गाँवों को समझा है और कई सरकारों को बनते बिगड़ते देखा, योजनाओं को उतरते धरातल पर देखा, योजनाओं को सफल और असफल होते देखा। इससे पहले कि हम एक एक करके योजनाओं का विश्लेषण करेंगे, उनकी जो सफलता है और लक्ष्य हासिल है उस पर बात करेंगे, एक हम ओवरव्यू लेना चाहेंगे कि वर्तमान मोदी सरकार जो 9 सालों से कार्यरत है और इस भारत सरकार के कार्यकाल में जितनी योजनाएं आई हैं और उन योजनाओं का अवलोकन करने पर क्या लगता है कि सही में हम न्यू इंडिया की ओर अग्रसर हैं और सही में जो संकल्प लिया गया है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस देश द्वारा, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में हम सक्षम हैं। क्या लगता है आपको? जी, ये तो हर आदमी स्वयं महसूस कर रहा है। मैं आंकड़ों की बात बाद में करूंगा। पहले तो जो सामने प्रत्यक्ष दिखता है जी, किस प्रकार हमें एक जगह से दूसरे जगह जाने में कितनी परेशानी होती थी, आज हम वही दूरी कितने कम समय में पूरी कर रहे हैं। मैं कुछ बातों को और भी बताता हूँ। आप एक तो ये ट्रांसपोर्टेशन कितना सहज हो गया है। कभी रेलगाड़ी का सपना, हम पटना में मैं रहता था तो रेलगाड़ी पे चढ़ना एक सपना जैसा लगता था, लेकिन आज सहज है। तो रेलगाड़ी से आप यात्रा कर लीजिए, शाम को जाइए, दिन भर में दिल्ली में काम कीजिए, शाम को फिर दिल्ली में बैठिए, पटना वापस आ जाइए। वंदे भारत एक्सप्रेस चल रहा है, कितनी अच्छी वो ट्रेन है, मैंने कई बार उसमें सफ़र की है। ऐसे कई सारी आपको ट्रांसपोर्टेशन, पटना से अब दिल्ली के लिए बसें चल रही हैं, पहले तो नहीं थी। तो ये बहुत सारी चेंजेस हमारे पास आए हैं। सड़कों का जाल आप बिहार में भी देखेंगे तो केंद्र सरकार के सहयोग से कितनी सारी सड़कें बन रही हैं और त्वरित हम एक जगह से दूसरी जगह चले जा रहे हैं। साथ ही हम जब देखते हैं कि बिजली जी एक बड़ा माध्यम है। बिजली जो हम देखते हैं तो एक सपना हुआ करता था कि हमारे घर में बिजली हो। और मुझे याद है कि पहले लड़कियों की शादी होती थी तो लड़कियां कहती थी कि हम शहर में रहेंगे क्योंकि गांव में बिजली नहीं है, हमको भी पंखा में रहना है। तो आज ये गांव में, अब हमारे गांव में आप जाके देखिए तो बिजली है, 16-17 घंटे बिजली उपलब्ध है। जी, अमूमन 16-17 घंटा उपलब्ध है, कहीं कहीं 20 घंटे 22 घंटे अधिक भी है। मैं कम से कम बता रहा हूं। इसमें एक बात बड़े है जिसको लाइटर टोन में कहा जाता है कि अमूमन पहले गाँव में हम लोग को भी याद है, जब हम लोग छोटे थे तो बिजली का आना खबर रहता था, अभी बिजली का चले जाना खबर होता है। तो ये जो अंतर है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये वही मैं बता रहा हूँ। बिजली का आना, मतलब कह तो रहा हूँ मैं कि लड़कियां कहती थी कि मैं उसी जगह शादी करूंगी जहां बिजली होगी। अब
ये समस्या नहीं है। अब गांव-गांव में जैसे कि बिजली का होना स्टेटस सिंबल हुआ करता था। स्टेटस सिंबल था ना जी। उनके घर बिजली है, 24 घंटे बिजली रहती है, जनरेटर रहता है, ये सब बातें गांव में अगर पैसे वाले हैं तो उनके यहाँ जनरेटर हुआ करता था, कोई मेहमान उहमान आए तो उनके यहाँ जनरेटर चलता था, क्योंकि बिजली नहीं थी। बिजली नहीं थी तो इसलिए था। लेकिन अब वो समस्या नहीं है। मैं एक और घटना आपको बता रहा हूँ। मैं 80s में, लास्ट 80s में, मतलब 88-89 में मैं आरा के एक गांव में जा रहा था, तो मैंने देखा कि एक जगह जाकर के गाड़ी बंद हो गई, क्योंकि सड़क पे मैंने वो नदी के ऊपर ब्रिज बने हुए, ब्रिज तो था लेकिन ब्रिज के ऊपर जो कवर करने वाली सड़क थी या कहीं जो पुल था वो लोग काट करके लेकर चले गए थे। तो सिर्फ खंभे वहाँ पे थे और नदी से होकर के ही आप आ जा सकते थे। तो नाव लगे रहते थे, नाव से आप क्रॉस कीजिए, सड़क किनारे वहीं हम लोगों ने छोड़ दिया। आज उसी गांव में अगर हमको जाना रहता है तो गांव तक सड़क के माध्यम से आप अपनी कार लेकर के जा सकते हैं। उस गांव में जहां कभी बिजली, कभी भी उन लोगों, गांव के लोगों ने बिजली नहीं देखा था, क्योंकि गांव थोड़ा रिमोट में था, यानी कि शहर से, जगदीशपुर से या कहीं आटापुर से लगभग वो 8-9 किलोमीटर अंदर था। जी। तो वहाँ तक तो खंभे भी नहीं आए थे। खंभा उसके पहले ही लोग उठा लेते थे या कुछ करते थे। आज उस गांव में भी बिजली रहती है और बिजली के कारण जो हमारा जीवन स्तर ठीक होना चाहिए, उठना अच्छा होता है, वो अब हमको देखने को जी। मिल ये रहा जो बिजली की बात हम लोग कर रहे हैं, इस विद्युतीकरण का जो अभियान चलाकर और इसको त्वरा दिया गया है, इसमें एक सौभाग्य योजना है जिसे भारत सरकार ने शुरू किया। जी जी। और सौभाग्य योजना के तहत मेरे पास कुछ डाटे हैं। जी जी, उसको सौभाग्य योजना में जी 16,000 करोड़ लोगों को कनेक्शन दिया गया है। 16,000 करोड़ रुपए 16,000 करोड़ रुपये इस सौभाग्य योजना के अंतर्गत हुए हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये है 14,000 करोड़, यानी गांवों पर ज़्यादा फोकस है जी। और क्योंकि गांव में बिजली नहीं थी तो स्वाभाविक है उसी जगह पे गांव पर ही ज़्यादा होगा ध्यान होगा। और नगरीय क्षेत्रों में ये 2,500 करोड़ रुपये खर्च हुए। इतने पैसे का निवेश करके खर्च करके बिजली बहाल की गई। इसका मतलब अब तक ये नहीं थी। अच्छा, दूसरा बिजली में भी आप जब अगर कैटेगराइज करेंगे तो बिजली का जो प्रोडक्शन होता है जी, वो आप देखेंगे कि एक तो बड़े बड़े प्लांट लगा करके होते हैं, यानी कि थर्मल है, हाइड्रो है, न्यूक्लियर है, इसके माध्यम से बिजली का उत्पादन होता है। लेकिन जो हमारे जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत थे उनके माध्यम से भी आज बिजली का काफ़ी उत्पादन हो रहा है। अब तो ये है क्या कि लोग घरों पे वो सोलर पैनल जितना ज़रूरत है उपयोग करते हैं और बाकी बची बिजली को वो बेच रहे हैं। और ये भी एक, अगर आपका छत बड़ा है तो आप सोलर प्लेट लगा करके आप आमदनी का एक स्रोत भी खड़ा, मतलब आप बिजली बेच भी सकते हैं। बिजली बेच सकते हैं आप, मतलब घर घर आदमी अपना छत पे बिजली बेचने का उपक्रम कर सकता है। खास करके भारत सरकार का जो अक्षय ऊर्जा मंत्रालय है, हाँ, इस दिशा में सब्सिडी इत्यादि भी देता है। बिल्कुल जी। तो ये बदलाव हमारे पास आए। हाँ, कुछ क्षेत्रों में अभी कमी है, जैसे कि पवन ऊर्जा, हाँ, उसका हम काफ़ी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, खास करके बिहार के क्षेत्र में। वह मैं जब विशाखापट्टनम या कोस्टल एरिया में आप जब जाएंगे तो बड़े बड़े विंड मिल लगे हुए हैं जी। लेकिन बिहार में अभी वो देखने को दृश्य नहीं मिल रहा है। बिजली से संबंधित एक बात है संजीव जी की, जैसे हम समेकित विकास की बात करते हैं और आज एक डिजिटल इंडिया का कैंपेन चला हुआ है, इंटरनेट क्रांति है, और हम मानते हैं कि इंटरनेट क्रांति के लिए आधार बिजली देता है, क्योंकि अगर आप स्मार्टफोन या टैबलेट या कंप्यूटर जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट, उसके लिए बिजली मूलभूत आवश्यकता है। क्या लगता है आपको कि एक बिजली जैसे चीज़ सौभाग्य योजना चलाकर हम कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया को भी सरकार प्रमोट कर रही है, एक आधार दे रही है? जी, आप देखेंगे कि जो विकास के पैमाने होते हैं शुरू से रहा है, उसमें एक यह भी रहता है कि आदमी प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी है जी। वो उस देश में आप देखेंगे कि अमेरिका में लोग कहते हैं कि वहाँ प्रति व्यक्ति बिजली की खपत इतनी यूनिट खपत है। तो ये भी विकास का एक पैमाना होता है। आते हैं आपके मुद्दे पर कि डिजिटल इंडिया का आधार तो वही है, जब बिजली ही नहीं रहेगी तो आप नेट कहाँ से चला पाएंगे। आप देखते होंगे कि आपके घर में भी अगर राउटर लगा हुआ है, वाईफाई जिसको हम कहते हैं, तो उसे बिजली चाहिए। बिजली चली गई तो वाईफाई बंद हो जाता है जी। तो उसको बिजली पहली शर्त है कि बिजली रहे, बिजली होनी चाहिए। और बिजली होगी तब ये डिजिटल इंडिया का जो हमारा सपना है वो पूरा हो पाएगा। और यह डिजिटल माध्यम जो बदलाव आ रहे हैं,
आज तो आज जो गांव-गांव के मतलब लोग स्मार्टफोन से बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो रहा है, आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन आ रहा है, आप उस पैसे को वैलेट में डाल देते योजनाओं हैं। का लाभ मिल जा रहा है सीधे सीधे। योजनाओं का सीधे लाभ मिल रहा है। आप पैसे को खर्च भी कर रहे हैं, वैलेट में ट्रांसफ़र करते हैं, वैलेट के माध्यम से खर्च कर रहे हैं। ये बहुत सारी बातें हैं उस सब, लेकिन उसकी पहली शर्त है कि बिजली होनी चाहिए। जी, बिजली नहीं रहेगा तो फिर फ़ोन का या लैपटॉप या कंप्यूटर कुछ भी नहीं आप चला पाएंगे। जी। इवन राउटर नहीं, इंटरनेट नहीं चला पाएंगे। जी, तो जितनी वाईफाई की चीज़ें हम बात करते हैं वो बिजली इसके लिए अनिवार्य शर्त है। बिल्कुल। एक और उसमें पक्ष है, कई बार हम हाँ, वाईफाई और हाईफाई आपको लाइफ स्टाइल चाहिए, उसके लिए बिजली चाहिए। जी, बिल्कुल, बिना बिजली, और चूँकि सौभाग्य योजना ने इसको संभव बनाया है। बिल्कुल। जिस तेज़ी से देश में विद्युतीकरण होना चाहिए था, हमें लगता है कि 2014 के पहले 65% ही विद्युतीकरण था, जो आज बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरे पास अपडेटेड आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से सौभाग्य के तहत गांव-गांव में बिजली पहुंचाई गई है, वो आपने शुरू में कहा था कि विजुअल जो दिखता है, तो वो दिख रहा है। इसमें एक और चीज़ है, कभी-कभी हम आर्थिक चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं। 2014 तक भारत में सिर्फ 58% लोगों के पास ही बैंकिंग प्रणाली की सुविधा थी। आज जनधन के बाद 48 करोड़ और लोग जुड़ गए। जनधन खाते खुले हैं, जनधन खाते मतलब इतने लोग अभी तक बैंकिंग की सुविधा से वंचित थे आज़ाद भारत में। तो ये जो जनधन खाते खुले हैं, और कई बार ये उपहास कराया जाता था कि जिसके पास पैसा नहीं है उसका खाता खोलकर क्या होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि कोरोना काल में कैसे 500 रुपया जाता था महिलाओं के जनधन खाते में, और बाद में जितने भी सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई, डीबीटी जो आज शुरू हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, तो वो जनधन के माध्यम से ही लोगों को, लाभुकों को पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। और तीसरा है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया, जनधन और फिर डीबीटी, ये सबको मिलाकर आप क्या देखते हैं कि एक सरकारी प्रणाली में पारदर्शिता लाने, उसको दुरुस्त करने, मतलब ये जो प्रयास हो रहा है, ये आने वाले निकट भविष्य में न्यू इंडिया की जो हमारी संकल्पना है उसमें कहाँ तक ले जाएगा? ये 3-4 चीज़ को अगर मिलाकर बताना देखिए, चाहें। पहले था क्या कि भ्रष्टाचार मुक्त, जी, या फिर जिसको कहे कि प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। दिमाग में भी प्रदूषण है, तो जिसके कारण भ्रष्टाचार मानसिक होता है, प्रदूषण। तो वो मानसिक प्रदूषण, तो उसकी मुक्ति इससे होती है। अब है क्या ना कि पहले जिसको कहते हैं कि ताला जो होता है वो चोर के लिए नहीं होता है, शरीफों के लिए होता है कि वो चोर ना बने। तो ये जब डिजिटल सारा कुछ हुआ है, तो आम आदमी भी अब चोरी की गुंजाइश ही नहीं रही। अभी मैं बता रहा हूँ कि अभी अगर किसी बच्चे का सरकारी स्कूल में 9वें क्लास में एडमिशन लेना है या 8वें में लेना है, तो उसका अकाउंट होना अनिवार्य है। जी, ताकि जो माने उसके लाभ हैं, पोशाक के पैसे वो हैं, सीधे उसको मिले, सीधे उसको मिले, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डीबीटी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। लेकिन उसकी शर्त जो थी वो मैंने बताया आपको कि खाता खोलना चाहिए। और आप जो बता रहे थे ना कि 500 रुपये मिले ही दूसरा है क्या कि बहुत सारे मार्जिनल हमारे जो लोग हैं, उद्योगी तो नहीं कह सकते हैं, डेली पैसा कमाने वाले लोग थे। सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता, मांस मछली बेचने वाले, अंडा बेचने वाले, जो कि पैसे लेते थे, कर्ज किसी से लेते थे, 10 रुपये सैकड़ा प्रति माह के दर से वो लेते थे, और वो दे नहीं पाते थे। फिर वो पैसा देते थे, जो पैसा देता था वो धौंस भी जमाता था, और धौंस जमाता था तो उसके अपने हिसाब से वो अपनी सामान को खड़े रेट लेता था। यानी वो दोनों तरफ से पिटते थे। पैसा भी उनको 100 का 10 रुपया देना है, और अपनी जो सामान वो बेचते थे, उनके घर का कोई आएगा तो उसको काफ़ी सस्ते दाम पे, औने पौने दाम पे दे देना है उसको। जी, अब वो पैसा जब मर्जी होगा देगा, नहीं देगा। तो दहशत में भी वो रहते थे, कर्ज के बोझ तले दबे रहते थे, और कर्ज में उनकी और आवश्यकता से अधिक ब्याज देते थे। आवश्यकता से अधिक ब्याज देते थे, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती थी। आज जनधन खाते जो खुले, उसमें कुछ समय के बाद अगर आपने ऑपरेट ठीक से कर लिया तो 10,000 रुपये तक का लोन आप उससे ओवरड्राफ्ट के रूप में ले सकते थे। और तो ये बहुत बड़ी रकम है। 10,000 सामान्य लोगों के लिए हो सकता है कि उससे क्या होता है, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि जो रोज़ सब्जी खरीद करके बेचता है, उसके लिए 10,000 की कितनी बड़ी पूंजी है। वो तो अपना व्यवसाय कर लेगा, तो अपना व्यवसाय कर लेगा ना। तो ये जो मार्जिनल व्यवसायी थे उनको काफ़ी लाभ। पिछले साल तक ये 2,000 रुपये था ओवरड्राफ्ट, इसको बढ़ाकर सरकार ने 10,000 कर दिया। समय की मतलब युगानुकूल जो कहते हैं, समयानुकूल। तो ये जो चेंजेस आए हैं, 2,000 रुपया भी था तो काफ़ी था ना। अब बताइए कि 2,000 रुपया में वो कितना फल खरीद लेगा। जी,
ठेला पर वो अपना ठेला भाड़ा पे लेता है 50 रुपया 100 रुपया रोज और का। सुविधा अनुसार फिर उसको बैंक में बैंक में दे भी देगा वो पैसा। जी। तो आज वो कर्जे के से मुक्त है। उसी तरह मुद्रा योजना है। मुद्रा योजना में कंपलसरी किया गया कि भाई महिलाओं को और शेड्यूल ट्राइब्स को आपको ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमी बनाना है। जी। तो उसका भी संभवतः मेरे पास उसमें 50% से ज़्यादा लाभ हो, हाँ या तो वंचित वर्ग से हैं या महिलाएं हैं। हाँ 23 लाख करोड़ रुपये का ऋण बांटा गया मुद्रा योजना के मुद्रा तहत। योजना में, यानी कि बिना गारंटी के 23 लाख करोड़ रुपए लोगों को दिए गए। तो उद्यम वो पैसा चलाने मार्केट में अब गया है, मार्केट में तो गया। मार्केट अच्छा, बढ़ेगा। तो दूसरा इकोनॉमी जो कहती है जी। कि वो 100 रुपये की मुद्रा की वेलोसिटी होती है। अच्छा। जैसे आप चलते हैं ना वैसे मुद्रा भी चलती है। मुद्रा भी चलती और है। मुद्रा भी चलती है, इसलिए तो वो कई लोगों को रोजगार सृजन करते चलती है। वो 100 रुपया अगर आपके पास है, आपने 100 रुपये की मिठाई खरीदे, मिठाई वाले ने उससे सब्जी खरीदा होगा, ठीक है। सब्जी वाले ने किसी डॉक्टर को दिया होगा, डॉक्टर ने किसी आयरन वाले को दिया होगा, आयरन वाले ने किसी और को दिया तो होगा। मुद्रा चल रही है। ये मुद्रा चल रही है और इतने लोगों को रोजगार सृजन करते चल जी। रही है। तो 23 लाख करोड़ रुपए के चलते कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ होगा जी। इसकी आप कल्पना कीजिए। और इसलिए कहा भी जाता है कि जो पैसे को रोक लेते हैं तो होर्डिंग इज ए सोशल एविल कहा ही जाता है। मैंने पैसे को रोक कर नहीं ना रखी है। पैसे को नहीं रोकिए, क्योंकि आप इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट से वंचित कर देंगे। तो ये जो इसकी अगर आप वेलोसिटी देखिएगा तो कहाँ तक हमने कितना ये पैसे क्या लाभ कहाँ तक। अच्छा, मुद्रा योजना में एक बड़ी आपने गौर करने वाली बात कही कि ये जो मुद्रा योजना है इसमें फोकस है कि जो वंचित वर्ग हैं, खास करके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं और जो महिलाएं हैं, उनको इसका लाभ अधिक दिया जाए, इसमें जोर है। तो मुझे लगता है कि इसमें आर्थिक सुदृढ़ीकरण के साथ साथ सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण भी छुपा हुआ है। तो वो तो साइलेंट बात है जी, ये साइलेंट बात है। वो तो साइलेंट बात है कि भाई जब आप उन लोगों को देंगे, आज बात तो सही है कि उनको राजनीतिक ये देना चाहिए, राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन जब तक उनको आर्थिक सुदृढ़ीकरण नहीं होगा, कहा जाता है कि जब तक आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं है तो बाकी सारी चीज़ें तो किसी रूप से आप सुदृढ़ नहीं है जी। तो जब पैसे उनके पास होंगे, खुद पैसे को वो अपने हिसाब से खर्च करेंगे, तो फिर बाकी चीज़ों में भी उनका दबदबा बढ़ेगा। तो मतलब भविष्य में अगर मुद्रा योजना का आकलन विश्लेषण किया जाएगा तो इस रूप में भी किया जाएगा कि भले यह बैंकिंग, वित्तीय, आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी योजना थी, लेकिन इस योजना ने सामाजिक रूप से पिछड़े पायदान पर खड़े लोगों को भी आगे आने में मदद की। महिला सशक्तिकरण की जो बात अभी तक एनजीओ और अकादमी में होती थी, उसको मुद्रा जैसी योजनाओं ने भी योगदान दिया। तो ये एक तरह से बहुस्तरीय योजना है जिसको हमें अभी एक बहुत अच्छा है दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स जी। तो उन लोगों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि नहीं, मुद्रा योजना से काफ़ी हम लोगों का लाभ हुआ है और ऐसे वंचित वर्ग जो समाज के विकास के क्रम में पीछे छूट गए थे, उन लोगों को भी आगे बढ़ने का पर्याप्त अवसर मिला। अच्छा, ये ससम्मान आगे बढ़ रहे हैं, ससम्मान आगे बढ़ रहे हैं कि खुद से श्रम करके अपनी मेहनत के बल पर सरकार से थोड़ी सी राहत लेकर लोन लेकर और फिर अपना उद्यम या व्यवसाय करके फिर आगे बढ़। और ये दिखा रहे हैं कि पहले जो लोग कहते थे कि ये बैसाखी के सहारे ही चलने वाले होते हैं, तो ये उपहास भी नहीं हो रहा है। उपहास नहीं हो रहा है क्योंकि ओपन मार्केट है ना जी। हवाएं ही करेंगी अब रोशनी का फैसला, जिस दिए में तेल होगा वो दिया जल पाएगा। क्या बात है। तो ये अब अपने पैरों पर ये खड़े हो रहे हैं और दिखा रहे हैं कि आंधी और तूफान में भी हमारा मतलब हम अच्छी सेवा देंगे, अच्छा प्रोडक्ट बेचेंगे, हमारा बाजार चलेगा जी। क्वालिटी, मार्केट तो क्वालिटी खोजता है और कमिटमेंट खोजता है, वो है इनके पास जी। और ये सफल व्यवसायी बन रहे हैं। ये सफल एक चर्चा जो छूट रही है, छूट क्या रही है, मतलब ये इसी का हिस्सा है कि कल तक जिस तरह से समय बच रहा है, हम लोग डिजिटल इंडिया की चर्चा किए, विद्युतीकरण की चर्चा किए, मुद्रा योजना की चर्चा किए, जनधन की चर्चा किए। एक और हम चर्चा करना चाहेंगे आयुष्मान भारत योजना की, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसमें भारत ने बहुत आगे तक प्रगति की है। एक ऐसा देश जिसको डायरिया और मलेरिया से भी जूझना पड़ा था पिछली सदी में, और वह देश आज ऐसा हो गया है कि अमेरिका तक को कोविड की दवाइयाँ और कोरोना काल में सप्लाई कर रहा है। कुछ वेंटिलेटर तो यहाँ तक जब हम आए हैं इस स्वास्थ्य की यात्रा में, देश में 75 सालों में, आयुष्मान भारत को आप कहाँ देखते हैं, कहाँ रख के टिकते हैं? पिछली कितनी स्वास्थ्य की योजनाएं आई और सफल हुई, असफल हुई, इन सब के बीच आयुष्मान भारत का आकलन आप किस रूप में करते हैं, यह मानते हुए कि अगले कुछ सालों में हम एक स्वस्थ और आरोग्यपूर्ण भारत बनाएंगे? जी बिल्कुल। मैं एक संदर्भ, सिर्फ एक कोट आपके सामने रखता हूँ।
बहुत अच्छा कहा जाता है कि बिहार इज़ ए माइक्रोकोजोम ऑफ एफ्लिक्टेड इंडिया। हाँ, माइक्रोकोजम ऑफ एफ्लिक्टेड एफ्लिक्टेड इंडिया, इंडिया। अच्छा, जो हमारा जो भारत है, क्लांत दुखी भारत है, उसका एक लघु ब्रह्मांड आपको बिहार में बिहार देखने में को मिलेगा। तो उसी में एक और चीज़ कही जाती है कि वी बिहारी फेल ओनली इन इंडिया, लाइक वी इंडियन फेल ओनली इन इंडिया। अच्छा, भारतीय सिर्फ भारत में ही असफल होते हैं। असफल होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का परिदृश्य ऐसा नहीं है। आज ये परिदृश्य बदल रहा है जी। आप देखेंगे कि विदेशों में सरकारी अस्पतालों का जो स्तर है वो काफ़ी बेहतर होता है। आज यहाँ भी आप सरकारी अस्पताल में चले जाएं, अक्रॉस दी कंट्री सब जगह का स्थिति बहुत अच्छा है। और आयुष्मान भारत में आप उनके इलाज का खर्चा सरकारी अस्पताल में भी अगर वो करा रहे हैं तो उनको ये सुविधा मिल रही है। मैं गौर करके मैं देख रहा था कि अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी हेल्थ में बेनिफिट कर लेते हैं या मेडिक्लेम पॉलिसीज लेते हैं तो उनके सेलेक्टेड हॉस्पिटल्स हैं। आयुष्मान भारत में कोई सेलेक्टेड हॉस्पिटल नहीं है। आप जाइए, सरकारी अस्पताल में कराना है, अर्ध सरकारी में कराना है, प्राइवेट में कराना है, आप कहीं भी जा कर के आयुष्मान भारत की सुविधा ले सकते हैं। लेकिन अभी मैं एक उदाहरण निजी वाले में तो पैसा भी खर्च करना है, इसमें तो ऐसे मिल रहा है आपको। नहीं, निजी वाले में तो 5 लाख, वहाँ भी आप 5 लाख रुपए तक का ये जो एश्योरेंस है हाँ, वो आप कर नहीं, सकते हैं। प्रीमियम इत्यादि तो आप भरते हैं निजी वाले में। निजी वाले में ना ये तो मुक्त है, उससे भी उससे भी मुक्त है। और सबसे बड़ी चीज़ है क्या कि सरकारी अस्पताल में चिकित्सा अच्छी व्यवस्था होती है। लेकिन अभी बिहार के एक बड़े पत्रकार दिवंगत हो गए, उनका इलाज चल रहा था मेदांता में जी। तो उनकी मजबूरी थी कि मेदांता में वो इलाज कराएं, पारस में इलाज कराएं, क्योंकि ये सुविधा जो हम लोग पत्रकारों को बिहार में मिलती है वो हम सरकारी अस्पताल में ये सुविधा नहीं ले सकते हैं। अच्छा। क्योंकि वहाँ जो दवाइयाँ खरीदेंगे वो अपने से खरीदना पड़ेगा, वहाँ की जो भी कॉस्टिंग आएगी वो हमको बियर करना लेकिन पड़ेगा। आयुष्मान के पास इस मामले में माइलेज है कि वो अगर कोई आदमी सरकारी अस्पताल में भी इलाज करा रहा है तो सरकारी में सब कुछ फ्री तो नहीं होता है, कुछ ना कुछ पैसे लगते ही कम हैं, खर्च होते हैं। तो वो कम खर्च के लिए भी सरकार 5 लाख रुपये आपको दे रही है। और हर स्टेज पे पैसा है, माने बाकी मेडिक्लेम जैसा नहीं है वो कि आप खर्चा कर दीजिए और बाद में आप क्लेम कीजिए। यहाँ तो कैशलेस भी है। ये कैशलेस है। आपको हर स्टेज पे आपको आज 1,01,000 रुपये की ज़रूरत है, डॉक्टर लिख करके देगा, आपके अकाउंट में 1,000 रुपये आएंगे, आप दवा खरीद लीजिए। आपको 5,000 रुपये का ऑपरेशन में 50,000 रुपये का खर्चा है, डॉक्टर लिख करके देंगे, आप वहाँ पे हर अस्पताल में उसके आदमी बैठे हुए हैं, वहाँ पर जाइए, वो फॉरवर्ड करेंगे, आपके अकाउंट में 50,000 रुपये आएंगे, आप डॉक्टर को। एक चीज़ और मैं इसमें जोड़ देना चाहता हूँ कि आयुष्मान जब शुरू हुआ तो हर एक बीमारी के लिए कैपिंग थी, कि अपर एक कैपिंग थी कि इसमें कितना पैसा मिलेगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर साल इसमें 40% से लेकर 400% तक वृद्धि की जाती है। जैसे अगर सपोज कीजिए कि घुटना प्रत्यारोपण के लिए सरकार ने पहले 35,000 या 40,000 फिक्स किए थे, तो उसमें अब उसके लिए 2 लाख या 2.5 लाख इत्यादि, ये आंकड़ा मैं फिक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं एक अंदाज़न बता रहा हूँ कि हर एक बीमारी के मद में जितना पैसा आवंटित था हर साल उसको रिवाइज किया जाता है। हाँ। ताकि आप महंगाई की मार को भी झेल सके। तो मतलब एक जीवंत योजना है, ये नहीं कि बनाकर छोड़ दिया। हाँ। तो इन सारी चीज़ों को हमने चर्चा की। हमारे पास चूँकि समय कम है, हम चाहते थे कि आगे भी परिचर्चा जारी रहे। संकल्प से सिद्धि न्यू इंडिया पर कई अलग अलग पक्षों की हमने चर्चा की। जनधन योजना से लेकर स्टार्टअप इंडिया और सौभाग्य योजना से लेकर आयुष्मान भारत योजना तक की चर्चा की। उसके अलग अलग पहलुओं पर हमने वरिष्ठ पत्रकार संजीव कुमार जी से अपडेट लिया और उसकी उपयोगिता दर्शकों के साथ साझा की। हम आइए संजीव जी को धन्यवाद देते हैं। संजीव जी, इस सारगर्भित और महत्वपूर्ण परिचर्चा के लिए डीडी बिहार के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद। हम चाहते थे कि ये महत्वपूर्ण परिचर्चा आगे भी जारी रहे, लेकिन हमारे पास समय की सीमा है, इसलिए हमें दीजिए अनुमति। लेकिन डीडी बिहार पे अन्य कार्यक्रमों का सिलसिला अनवरत जारी रहेगा, तो देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।